हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे कि एनसीईआरटी क्लास 9 का हम लोग सीरीज कंप्लीट कर रहे थे। तो चारागाह के बारे में आगे तक का हम लोग कंप्लीट किए थे। अब चीज़ों को और आगे बढ़ाकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चारागाह के बारे में और आगे सेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। टॉपिक जो है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, आधुनिक विश्व में चारागाह, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना, जो कि कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है घूमन चारागाह और उसकी आवाजाही, ये हम लोग कर चुके थे। पहाड़ों में, पहाड़ के बाद पठारों और मैदानों में। ठीक है, और उसके बाद ये औपनिवेशिक शासन। हम लोग का टॉपिक था औपनिवेशिक शासन। ठीक है, और चारागाहों का जीवन। औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन और चारागाहों का जीवन। औपनिवेशिक शासन और चारागाहों का, हमने उस समय शासन कैसे चल रहा था, किसका शासन था, और उन लोग का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता था, क्या शासन होता था, क्या कुछ ऐसे उनको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता था, कैसा था उनका जीवन चारागाहों का। जो उनका खुद का घर नहीं था, वो पशुओं के लिए इधर से उधर भटकते रहते थे, तो खुद को कैसे मैनेज करते थे, सबको कैसे मैनेज करते थे, ये सब डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लगातार बने रहें, और हेल्पफुल हो तो लाइक करें, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, फिर इंग्लिश वर्जन में भी हम लेकर आएंगे, तो हम पहले हिंदी वर्जन कवर कर रहे हैं। औपनिवेशिक शासन में चारागाहों का जो जीवन है, औपनिवेशिक शासन में चारागाहों का जो जीवन है, उसके बारे में डिस्कशन है। ठीक है, सबसे पहले औपनिवेशिक शासन को रखते हैं अलग में, भाई औपनिवेशिक शासन है होता क्या है। ठीक है, शासन उस समय किसकी चल रही थी। ठीक है, ये क्वेश्चन निकल कर आता है। उस समय क्वेश्चन जिसका भी शासन चल रहा था, है ना, उस समय दौरान चरागाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। चाहे इंडिया वाला हो, चाहे उस समय अंग्रेज हो। ठीक है, बट बदलाव आए, उनके चारागाह सिमट गए। उसके उनके जो चारागाह थे वो क्या थे, सिमट गए, मतलब लिमिटेड, कि भाई आपको इतना ही जगह पर आप लोग को ये करना है, मतलब चारागाह के लिए उससे आगे नहीं बढ़ सकते हो आप लोग। इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगी, कंट्रोल होने लगा, कि आप लोग यहाँ से वहां नहीं जा सकते, एक लिमिटेड एरिया हो गया। ठीक है, कवर हो गया, कि इससे आगे आप नहीं जाते, ये जंगल है, ये एरिया है, इसमें आप चारागाह मतलब कि पशु को चरा सकते हैं, भेड़ बकरी को ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उससे जो लगान वसूल किया जाता था, और क्या है, और जो और उसके बाद में लगान भी उसे लिया जाता था, उसमें भी वृद्धि करवा दी। औपनिवेशिक शासन, खेती में उनका हिस्सा घटने लगा, और उनके पेशे हुनरों पर बहुत बड़ा असर पड़ा। अब वो तो पेशेवर थे ना, पेशेवर चारागार थे, पेशा भी उनका वही था, जीवन ही वही था। ठीक है, जीवन ही वही था। तो इस हिसाब से अगर देखा गया, तो उनके जीवन में बुरा असर पड़ा। अब पहली बात यह है कि अंग्रेज सरकार, औपनिवेशिक शासन मतलब अंग्रेज सरकार। देखिए, हमने पहले क्वेश्चन मार्क दिया, क्यों, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप लोग एकदम परफेक्ट परफेक्ट जो है नॉलेज मिले। तो औपनिवेशिक शासन का इशारा किसके ऊपर है, अंग्रेज सरकार। अंग्रेज सरकार चारागाहों की खेती के जमीन में तब्दील कर देना चाहते थे, जानते थे कि चारागाहों को, चारागाहों का जो मौसम था, क्या है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो औपनिवेशिक शासन मतलब अंग्रेज, उस समय कौन थे, अंग्रेज थे। चलिए भाई, अंग्रेज थे। अंग्रेज जो थे वो चारागाह, हाँ, अंग्रेज जो थे वो, अंग्रेज सरकार जो चारागाह की खेती के लिए
मतलब जितना भी चारागाह थे सबको बोलते थे कि भाई सब में खेती करो, क्योंकि इसमें सूखा पड़े रहने पे तो कोई काम नहीं आएगा ना, लेकिन खेती होगा तो उसमें से आएगा अनाज। ठीक है, और उससे फिर कर मिलेगा, टैक्स मिलेगा। जमीन से मिलने वाला जमीन से मिलने वाला लगान उनकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। और को जो स्रोत था आमदनी का, वो क्या था? टैक्स था। मतलब कर, लगान जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं? लगान। लगान पिक्चर आप लोग देखे हैं, ठीक है। लगान मतलब कर, ठीक है। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में, अब खेती का क्षेत्रफल बढ़ रहा है भाई, आय मिल रहा है, लगान मिल रही है, तो इनकम जो है बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा और बढ़ोतरी हो सकती है। और इतना ही नहीं, इससे जूट, पटसन, कपास, गेहूं, अन्य खेतिहर वन में भी खेतिहर चीजों में भी क्या होगा, उसमें भी बढ़ोतरी होगी, जिससे इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत थी, और इन सब चीज का इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत था। इसलिए तो यहाँ पर जूट का, पटसन का, कपास का उद्योग था। अफसरों को बिना खेती की जमीन कोई मतलब में समझ में नहीं आता था। मतलब समझ में आता था कि भाई ये फालतू पड़ा हुआ है, खेती हो रहा है तो ठीक है जमीन, मतलब और उसके अलावा कोई खेती तो मतलब कोई काम का नहीं है। उससे न तो लगान मिलता था, न ही क्या मिलता था, उससे न ही लगान मिलता था, और न ही उससे न ही लगान मिलता था और न ही उपज। मतलब लगान वही टैक्स में फालतू पड़ा हुआ है। अंग्रेजी ऐसे जमीन को क्या कहते थे? बेकार कहते थे। वो जमीन जो खेत के लायक भी नहीं है, और वो जमीन जिसमें लगान भी नहीं मिल रहा है, दोनों कोई काम का नहीं है, तो इसलिए इसे चारागाह में क्या है, फालतू ऐसे ही घास बहुत उगते रहेंगे जो कि पशुओं के लिए है। उसे खेती लायक बनाना जरूरी नहीं था। धीरे धीरे ये चीज कम होने लगा। इसके बाद ध्यान रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से ही देश के विभिन्न भागों में पड़ती भूमि का विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे, और इन कायदे कानून से सरकार गैर खेतिहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। ठीक है, और जिसमें खेती नहीं हो रहा है उसको कहाँ किया जाने लगा? अपने मतलब कि कुछ खास जगह पर खास लोगों को सौंपने लगी कि ये जमीन आपका है, आप जो भी कर सकते हैं। उन लोगों को दे देती थी, बेच देती थी। ठीक है, इससे किसी का हक नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज है। अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब जो है अपने कब्जे में कुछ लोगों को सौंपने लगती थी, और इससे क्या होता था? इससे होता ये था कि इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी जाती थी, कई तरह का पैसा मिलता था, और इस जमीन से खेती लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया। ठीक है, ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गांव का मुखिया बना दिया। इस तरह कब्जे में ली गई ज्यादातर जमीन जो है चारागाह की थी, और जिनका चारागाह नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चारागाह सिमटने लगा, तो चारागाह का बंद होने लगा, चारागाह मिल ही नहीं था, चारागाह के लिए समस्या पैदा होने लगी। अब ये जानवरों का, भाई जानवर तब जानवर ही पालना बंद कर दिए, मतलब कि खाने को नहीं मिलेगा तो कैसे रखेंगे, तो यही कहानी था। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या थी भाई? दूसरी बात ये थी कि 19वीं सदी में मध्य में आते आते देश 19वीं सदी में कब ध्यान रहेगा? 19वीं सदी। ठीक है, 19वीं सदी के देश में विभिन्न प्रांतों और वन में वन अधिनियम पारित किया गया है कि वन को ये वन जो एरिया है वो किसके लिए रहेगा? वन अधिनियम याद रहे 19वीं सदी में कब पारित हुआ था? 19वीं सदी में वन अधिनियम पारित हुआ था। इन कानूनों की आड़ में सरकार ऐसे जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दी, मतलब कि आरक्षित वन कर दिया, जहाँ देवदार, साल साल जैसे कीमती लकड़ी पैदा होती थी। और इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी, और इस जंगल में चरवाहों घूमना पैदा नहीं लगा। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया, और इन जंगलों के चरवाहों का कुछ परंपरागत कुछ अधिकार दे दिए। और लेकिन वहाँ आवाजाही जो है फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी, मतलब कि इतना लिमिटेड है, आप ये नहीं कर सकते हो, बहुत सारा नियम कानून लगा दिया गया। ठीक है, और औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे छोटे जो जंगली पौधे हैं उनके नए कौपले खत्म हो जाते हैं, नए नए कौपले खत्म हो जाते हैं, और उनकी राय में भी चरवाहे और रेवड़े जो है जब चलते हैं तो पौधे को कुचल दिए जाते हैं, कोपले तक खा जाते हैं, इससे पेड़ जो है बढ़ोतरी में रुक जाते हैं। सिंपल सी बात है, सही सोच है। ठीक है, लेकिन उनके लिए भी सोचना चाहिए था। वन अधिनियम ने चरवाहों को जिंदगी बदल डाली, और चरवाह वहां जाना बंद कर दिया, उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया, और अपने जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे
मिल पाते थे वो जो है नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, बहुमूल्य चारे, अब क्या है का स्रोत था वहां पर खत्म हो गया, जिस क्षेत्र में उनको उन्हें प्रवेश की छूट नहीं मिली, अब वहां पर क्या हुआ, वहां भी उन पर कड़ी, वहां पर उन पर कड़ी नजर रखी जा सकती थी। क्या नजर थी कड़ी, जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था कि, लेकिन जंगल में उनके प्रवेश और वापसी तारीख पहले से तय होती थी कि भाई आप जाओगे तो इतना दिन के अंदर में वापस तुमको लौट आना है, इतना दिन के बाद में वापस अपने सब जानवरों को लेकर चलाना है। ठीक है। जिन क्षेत्रों में उन्हें जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई थी वहां भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। ठीक है, कड़ी नजर रखी जाती थी, और जंगलों में दाखिला होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। ठीक है, जंगल में पर वापसी का तारीख ठीक था, इधर फिक्स है, जो वापसी का तारीख फिक्स था। और अब चरवाहे किसी जंगल में ज्यादा समय तक रुक ही नहीं पाएंगे, भले वहां चारा कितना, क्योंकि जाने का टेंशन तो आने का भी टेंशन है, घास हो कितने भी क्यों ना हो, चारों तक घनी हरियाली हो, उन्हें इसलिए टाइम से पहले निकलना पड़ता था, क्योंकि उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा तय की गई है, परमिट का अधीन था। परमिट में लिख दिया है कि इतना से इतना समय तक कानून तब कब तक जंगल में रहेंगे, मतलब क्या है कि जंगल में रहने का एक तारीख, एक समय निश्चित कर दिया गया है, जंगल में रहने का एक निश्चित समय से करके इतना समय तक आप लोग को जंगल में रहना पड़ेगा, और जंगल से जो टाइमिंग लिमिट दी गई है उतना चारागाह को निकल जाना पड़ेगा। तो ये भी बात है। तो अब बार बार जब ऐसी परेशानी का सामना करना जब पड़ेगा तो फिर उन लोग को दिक्कत पे दिक्कत आने लगी। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगे। ठीक है, जब जब प्रॉब्लम होने लगे होने लगे उन्हें दंड, तो उन्हें इसलिए निकलना पड़ा था, परमिट के पहले लिख दिया जाता था कि यहाँ निकलना है, अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उनको क्या करता था, जुर्माना, तो भाई एक पशु पशु के लिए इतना जुर्माना भी भरना पड़ता था, तो ये उन लोग को ठीक नहीं लगा, उन लोग के लिए सुटेबल नहीं था। ठीक है, सुटेबल नहीं था, तब क्या किया जाए, तो ये प्रॉब्लम आने लगी। फिर तीसरी बात अब करते हैं, अंग्रेज जो अफसर जो है घुमंत किस्म के लोगों को एक शक नजर से देखते थे, और ये भी बात है, मतलब शक नजर से घुमंत तो देखते थे कि जैसे ये जासूस तो नहीं ना है। वे गांव गांव जाकर अपनी चीजें बेचने वाले कारीगरों और व्यापारियों को अपने रेवड़े के लिए हर साल नए नए चारागाह की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में रिहाइश बदल देने वाले चारागाहों को यकीन नहीं कर पाते थे कि ये लोग मतलब घूम घूम के रहते, तो ये लोग एक जगह का नहीं है, तो लोग कहाँ का है। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हो। इस तरह की आबादी की पहचान करना मुश्किल हो रहा था, उनको नियंत्रित करना ज्यादा आसान था, जो एक जगह टिक रहते थे, मतलब एक गांव में रहते थे वो लोग ठीक है, लेकिन ये लोग तो घूम घूम करना, इसका यहाँ डॉक्यूमेंट है ना वहाँ, ऐसे लोगों को शांति प्रिय कानून पालन करने वाला माना जाता था, लेकिन घुमंत को तो अपराधी माना जाता था। घुमंत को 18 अपराधी माना जाने लगा। 1871 में औपनिवेशिक सरकार, याद रहे, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम, CTA, मतलब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया, कब, 1871। ठीक है, और इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों, चरवाहों के बहुत सारे समुदाय अपराधी जो सूची में रख दिया गया कि ये लोग अपराधी हैं, ये लोग क्या है, अपराधी हैं, ये लोग क्या है, अपराधी है, और उन्हें कुदरती जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया कि ये शुरू से ही अपराध है। और इस कानून के लोग लागू होते ही सभी समुदाय कुछ खास अधिसूचित गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म है, मतलब कुछ समय तक इन लोग जगह तक जा सकते हैं, उसके बाद बिना परमिट का आवा जाना एकदम भी बंद कर दिया। ग्राम में पुलिस उसे सदा नजर, मतलब कि शक के नजर से देखती थी, आप हमेशा नजर रखती थी कि आप इस गांव से उस गांव में नहीं जा सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, चौथी बात क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चौथी बात क्या है कि आदमी जो है आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूल करने का हर संभव रास्ता बनाया। ठीक है, लेकिन जमीन, नगर पानी, नमक खरीद फरोख्त या फिर चीजों को, मवेशियों को पर टैक्स, हर जगह से अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया कि इस चीज पर टैक्स है, मैंने हर जगह से कमाने का। चराहों ने चरागाहों में चलने वाले एक एक जानवर
पर टैक्स वसूल किया, एक ही जानवर पर वसूल किया। देश के ज्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स कर दिया। प्रति प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती जा रही थी। अब मवेशी का भी टैक्स, तो टैक्स वसूली की व्यवस्था जो है दिनों दिन मजबूत हो रही थी। भाई टैक्स जाके वसूल करना। 1850 से लेकर 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूली का काम जो है बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंप दिया गया कि आप लोग क्या है टैक्स वसूल करें, बोली जो जितना जिस हिसाब से टैक्स लेगा। ठीक है। तो टैक्स लगा, टैक्स वसूल ठेकेदार पाने के लिए ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा, अब जो ज्यादा पैसा देगा वही ठेकेदार बनेगा। उसे वसूल करने के लिए साल भर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना वसूल कर सकते थे, जितना जबरदस्ती वसूल कर सकते थे। ठीक है। 1880 के दशक में आते आते सरकार ने क्या किया कि करिंदों के माध्यम से चरवाहों का ही डायरेक्ट डायरेक्ट ही वसूल करना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहे के पास क्या होता था, हर एक चरवाहे के पास एक पास जारी कर दिया। किसी भी चरवाहा जो है दाखिल कर होने के लिए चरवाहों को पास देगा। अब उन लोग का एक डॉक्यूमेंट बन गया, एक पास बन गया। पहले टैक्स अदा करना पड़ता था, चाहे चरवाहा जो है कितने दिनों का भी हो क्यों ना हो, पहले टैक्स पेमेंट करो भाई। अब उन लोग को और मैंने प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम दिया जाने लगा। ठीक है। तो उन लोग की जिंदगी ऐसे ही खत्म होने, चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं, कितना टैक्स चुकाया है, बाद में उसके पास में कितना दर्ज किया, ये सब होने लगा। अब उसके बाद इस तरह बदलाव के बाद चरगांव की जिंदगी में किस तरह प्रभावित किया। अब भाई इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो सिंपल सा बात है, ये प्रभावित तो होगा ही। इन लोग का जिंदगी तो प्रभावित होना ही कन्फर्म है। इन लोग का जिंदगी तो प्रभावित होना कंफर्म है, क्योंकि इतना सारा जो अंग्रेजों ने चेंजिंग कर दिया, तो भाई सिंपल सा बात है कि प्रॉब्लम तो आएगी ही। तो क्या प्रभाव आ गया, ये तो देखना होगा ना। प्रभाव तो क्या आ गया, तो इन चीजों की वजह से चरागाहों को गंभीर पैदा हो, जो कि गंभीर पैदा हो गई मतलब क्या है, वजह से कमी पैदा हो, मतलब कि बहुत सारा कमी हो। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चरागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा। मतलब उनका खेत जगह ले लिया, कहाँ चारागाह का काम करेंगे, है ना, मवेशी को कहाँ ले जाएंगे। वैसे वैसे चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। इस तरह जंगलों इस तरह जंगलों का आरक्षण जो है, नतीजा यह हुआ कि गड़रिये पशुपालक अब अपने मवेशी जंगलों में पहले जैसी आबादी में नहीं चरा, अब घर में ही बांध बांध कर रखने लगे। उन लोग को आजादी नहीं मिलने लगी। तो जो चरवाहा तो है नहीं भाई, जगह नहीं है, तो क्या किया जाने लगा। ठीक है, सिकुड़ने लगा। इस तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि और आजादी खत्म हो गया। जब चारागाह खेती से बदलने के लिए बचे खुचे चारागाह में चरने वाले जानवर को तादाद बढ़ने लगी, तो ये नतीजा यह हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब जगह कम है और उस जगह पे सब जाएंगे तो भरने लगे। तो घुमंतु चाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही खिला पाते, क्योंकि भाई घास है, पौधा है, बढ़ने में तो टाइम लगेगा ना। तो उनके बाद किसी और इलाके में चले जाते, अदला बदली करते, पिछले चारागाह भी भरे हो जाते। तो इससे क्या होता है, आना जाना लगा रहता था। ठीक है, लेकिन भाई कितना उतना मवेशी है, टाइम तो लगेगा ना। ये कुछ पिक्चर है, जैसे सब जगह दिया गुज्जर, बकराल, गद्दी, भटिया, गुज्जर ने, है ना, ये सब जो है, जो जगह का नाम दिया है, इसमें क्या है, भारत में चरागाह का समुद्र नक्शे में दिया गया है कि चरवाहा जो है समुदाय के इलाकों को उल्लेख किया गया है, जहां पर हम लोग इस अध्याय में बात किए गए हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेना है। श्रीलंका, लक्षद्वीप सब दिया हुआ है, और कुरुबा गोल्ला, धंधर, बंजारे, है ना, मलधारी और मुनपा, ये सब जो है। ठीक है, तो ये सब नाम आप लोग को अच्छी तरह से नोट कर लेने हैं। ठीक है, अब चीजों को आगे बढ़ते हैं। और क्या हो गया, बात आगे बढ़ी कि और चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से, चरागाहों के बेइस्तेमाल हिसाब से चरागाहों का स्तर क्या होने लगा, गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा, जानवरों के लिए क्या करने लगा, चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों के सेहत पर असर पड़ने लगा। चारों ओर चारे की कमी है, जब तक अकाल पड़ने लगा और भूखे जानवर मरने लगे। सिंपल सा बात है, मरेंगे ही।
अब चरवाहों ने इतना बदलाव का सामना तो की भाई। अब जब आन पे बात आ गई, जब मरने पे बात आई, तो उन लोग का जिंदगी पूरा खतरे में आ गया। तो इन बदलाव के पर चरवाहे ने प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई। कुछ चरवाहे ने तो अपने जानवरों की संख्या कम कर दी, बोले भाई जरूरत ही नहीं है, अब क्या किया जाए। अब सारे जानवरों को चराने के लिए पहले बड़े जैसे मैदान होते थे, अब तो कुछ नहीं है। जब पुराने चरागाह का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया, तो फिर नए चरागाह ढूंढने कहाँ मिलेंगे। विशाल तौर पर ऊंट भेड़ पालने वाले रायका रायका 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे, मतलब न अलग अलग एरिया में आ ही नहीं सकते थे। तो उन लोग को बहुत दिक्कत होने लगी। ठीक है, बहुत दिक्कत होने लगी। और सिंध मतलब भारत तरफ में, और न ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई नई सीमा रेखा उन्हें उस तरफ जाने नहीं दिया, मतलब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया। तो जाहिर है कि अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी होगी। तो हरियाणा के खेत में जाने लगे, जहाँ कटाई के बाद खाली पड़े खेतों को मवेशियों को खिला सकते थे। लेकिन इसी समय खेतों की खाद की भी जरूरत थी, तो उन्हें जानवर के मलमूत्र से मिल जाता था। समय गुजरने लगा, और साथ कुछ धनी चरवाहे जो थे वो जमीन खरीद कर इस जगह पर बसने लगे, और उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती भी करने लगे। और ये उसके बाद क्या हुआ, फिर जिंदगी धीरे से सुधरने लगी, जबकि कुछ व्यापार करने लगे, और जिनसे चरवाहों के पास ज्यादा पैसा मिलने लगा, वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी ही भी हाथ आ जाते थे, और वे मजदूर बनकर रह जाते थे। ठीक है, अब मान लो वो एरिया है और किसी का मवेशी आ गया, तो वो मजदूर बनकर रह जाते थे। वे खेती से छोटे छोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। धीरे धीरे जिंदगी पलटने लगा उन लोग का, धीरे धीरे जिंदगी पलटने लगा। और उसके बाद इस सब के बावजूद चरवाहे ने केवल आज भी चरवाहे जो है जिंदा है, बल्कि हाल के दशकों में कई जगह पर उनकी जो संख्या है वृद्धि भी हुई, और कहीं पर कम हुई। और जब भी किसी इलाके के चरागाह में उसमें दाखिला पर रोक लगा दी, तो उन्हें दिशा बदल देते, रेवड़ छोटा कर लेते, नई दुनिया के नए मिजाज के तालमेल के बिठाने लगे, और दुनिया के हिसाब से चलने लगे। और दुनिया काम धंधे भी करने लगी। तो बहुत सारे परिस्थितियों में वैज्ञानिक मानते थे सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। ठीक है, तो इलाकों में रहने के लिए पहाड़ी ये अच्छा है। बाहर बहरहाल चरवाहों पर इस तरह का बदलाव सिर्फ हमारे देश में नहीं, बल्कि नहीं थोपे गए, दुनिया के सारे इलाकों में थोपे गए। बसाहट के नए तौर तरीके इन्हें आधुनिक दुनिया आ गए, और बदलाव के मुताबिक अपनी जिंदगी का ढर्रा बदलने पर मजबूर किया गया। आधुनिक विश्व में आए आधुनिक विश्व में आए इन बदलाव के निपटने के लिए देश के चरवाहों ने नया नया रास्ता भी अपनाया, कि भाई अब तो ठीक ठाक से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इंडिया के बारे में पढ़े। अब हम लोग का टॉपिक रहेगा अफ्रीका में चरागाह जीवन। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद। और टॉपिक को आप लोग लगे रहें टॉपिक में। ठीक है, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे, आपका कुछ प्रॉफिट होता है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले।